ग्लोरिया और ऑब्री गिब्बन्स काफ़ी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, मगर 1963 में सब कुछ चेंज होने वाला था। ग्लोरिया एक हाउसवाइफ थी, वहीं दूसरी तरफ उसका हस्बैंड ऑब्री एयरफोर्स के लिए एक टेक्नीशियन था। इस कपल के इस टाइम तक पहले से ही 2 बच्चे थे, मगर 1963 में 11 अप्रैल के दिन ग्लोरिया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पहले ट्विन का नाम था जून और दूसरे ट्विन का नाम था जेनिफर। ये दोनों ही लड़कियां थी और यही वो लड़कियां थी और जुड़वा बच्चे थे जिनको बाद में नाम मिला द साइलेंट ट्विंस। अब ये नाम उन्हें क्यों मिला, ये आपको आगे कहानी में पता लगेगा। इसके बाद ये फैमिली इंग्लैंड में मूव हो गई और फिर 1967 में ग्लोरिया ने एक और बच्चे को जन्म दिया, रोज़ी। जैसे कि हर ट्विंस में होता है, जून और जेनिफर में भी काफ़ी क्लोज़ कनेक्शन था। उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता था और उनके बीच में एक काफ़ी स्पेशल बॉन्ड था। और काफ़ी बच्चे लेट बोलना स्टार्ट करते हैं, तो इन दोनों के साथ भी वही केस था। जब इनका स्कूल में एडमिशन भी कराया गया, उस टाइम तक भी जून और जेनिफर कुछ 2-3 वर्ड्स ही बोल पाते थे। और जब स्कूल में ये दोनों बहनें कम्युनिकेट करती थी तो ये काफ़ी चीखती चिल्लाती थी और बड़ी फास्ट पेस में बोलती थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता था वो क्या बोल रही हैं, बट दे यूज्ड टू बिहेव लाइक दैट। इसके बाद ये फैमिली दोबारा से मूव होती है एक डेवन नाम की जगह पर और वहाँ पर इन लड़कियों का दोबारा से एक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। गाइज़, ये टाइम था 1960s का और रेसिज़म के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ये आज भी 21st सेंचुरी में भी इतना ज़्यादा कॉमन है। हर जगह पर ब्लैक और वाइट के बीच में कंपैरिजन होता है और ब्लैक्स को नीचा दिखाया जाता है। उस टाइम पर तो ये काफ़ी ज़्यादा था। जिस स्कूल में जून और जेनिफर पढ़ते थे वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वाइट थे, वहीं दूसरी तरफ जून और जेनिफर ब्लैक थे, जिसके चलते उन दोनों को काफ़ी बुली करा जाता था। उनको टॉन्ट्स मारे जाते थे उनके स्किन के कलर को लेकर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये दोनों लड़कियां बोल भी नहीं पाती थी एंड ये किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती थी। उनको चुप रहकर ही सबकी बुलिंग सहनी पड़ती थी। अब इस चीज़ का इन दोनों ट्विंस पर इतना ज़्यादा बुरा असर पड़ा कि उन लोगों ने एक तरीके से दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिया। उनका विश्वास ही उठ गया दुनिया की अच्छाई पर से। वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी और वो सबसे कुछ अलग सी हो गई। अब उनकी बुलिंग इतनी ज़्यादा होने लग गई थी कि इन दोनों ट्विंस ने लिखना और पढ़ना भी बंद कर दिया था। टीचर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों बच्चियों के साथ दिक्कत क्या है, मगर फिर भी टीचर्स ने इनके पेरेंट्स को आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को समय लगता है अपने नए माहौल के साथ एडजस्ट होने में और ये दोनों लड़कियां भी बहुत जल्द दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल जाएंगी। मगर जैसा टीचर्स ने कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब लड़कियां 11 साल की हो गई थी और एक बार फिर इनके पेरेंट्स जहाँ पर रहते थे वहाँ से मूव कर दिया उन लोगों ने और वो वेल्स में चले गए। और इस पॉइंट तक तो ये लड़कियां बाहर तो किसी से दूर की बात है, अपनी फैमिली में भी किसी से बात नहीं कर रही थी। तो ये लोग जब वेल्स में मूव कर गए उसके बाद ये दोनों ट्विंस और उनका बड़ा भाई क्रेग हैनफोर्ड वेस्ट काउंटी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने लग गए। और ये स्कूल अपनी रेसिज़म थॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम पर। यहाँ के बच्चे रेसिज़म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और ब्लैक जो लोग होते थे उनको वो काफ़ी बुली करते थे और इसी चीज़ का सामना इन दोनों ट्विंस को भी करना पड़ा। बुलिंग की हद इस लेवल तक थी कि टीचर्स इन दोनों लड़कियों को छुट्टी के टाइम से 5 मिनट पहले घर भेज देती थी ताकि वो दूसरे बच्चों से ना मिल पाए और दूसरे बच्चे उन्हें रास्ते में तंग ना कर पाए। अब इन दोनों बहनों की ख़ास बात ये थी कि जब भी ये लोग पब्लिक में होते थे या फिर कहीं भी बाहर होते थे तो ये दोनों जो भी काम करते थे वो एकदम सिंक में करते थे। ऐसा लगता था कि 2 लोग नहीं बल्कि कोई एक ही इंसान है, क्योंकि इनकी हर मूवमेंट एकदम सेम होती थी। फिर उसके बाद इसी स्कूल में एक दिन उनके स्कूल का मेडिकल एग्ज़ामिनर जॉन रीड सभी बच्चों को वैक्सीनेशन दे रहा था और इन बच्चों में जून और जेनिफर भी शामिल थे। और इस दिन के किस्से के बारे में जॉन ने एक जर्नलिस्ट को
सब कुछ बताया, क्योंकि वो जर्नलिस्ट इन दोनों लड़कियों के बारे में जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड थी, बिकॉज़ ये लड़कियां सबसे अलग थी। सो जॉन ने बताया कि जिस दिन वैक्सीनेशन का डे था उस दिन वो सभी बच्चों को वैक्सीनेशन दे रहा था, और जब जून और जेनिफ़र की बारी आई तो वो उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कि कोई ज़िंदा लाश। ये दोनों लड़कियां हिल भी नहीं रही थी, कुछ बोलती तो वो वैसे भी नहीं थी। और यहाँ तक कि जब उसने इन दोनों को शॉट्स दिए तो बाकी बच्चे जैसे पेन में हिल डुल रहे थे या रो रहे थे, इन दोनों लड़कियों का कोई रिएक्शन नहीं था। वो बस चुपचाप खड़ी थी और चुपचाप उन्होंने वैक्सीन ले ली। और ये सिनेरियो देखकर जॉन को बहुत ज़्यादा अटपटा और अजीब लगा इन दोनों के बिहेवियर को देखकर, और इसने ये बात स्कूल के बाकी लोगों को भी बताई और इस बारे में काफ़ी डिस्कशंस हुई, जिसके बाद फाइनली इन दोनों लड़कियों को एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया। और ये समय था फरवरी 1977 का। एंड ऑफ कोर्स अगेन एट द हॉस्पिटल ये दोनों लड़कियां किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहती थी, ये दोनों बस हमेशा चुप रहती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आपस में चीख चिल्लाकर और कुछ अजीब से साउंड्स निकालकर वो बात करती थी आपस में, लेकिन कुछ समय बाद तो उन दोनों ने दूसरों के सामने एक दूसरे से बात करना भी छोड़ दिया था। समय बीतता गया, लड़कियां अब 14 साल की हो गई थी और उनको ईस्ट गेट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में भेज दिया गया। अब ये स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल टाइप का था और यहाँ पर इन लड़कियों को इसलिए भेजा गया था ताकि ये फिगर आउट कर सके अपने आप को, अपनी पर्सनालिटीज़ को, और वो अपनी हेल्प खुद करना सीखे, रिस्पॉन्सिबल बने, मगर एक साथ नहीं, अलग अलग, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये दोनों इतनी ज़्यादा हेविली अटैच्ड थी। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, ये हर काम सिंक में करती थी, एक साथ रहती थी, एक दूसरे से ही बात करती थी। सो मेन पर्पस यही था कि ये दोनों थोड़ी इंडिपेंडेंट हो जाए एक दूसरे से और अपने आप को समझें। एंड इनके पेरेंट्स ने भी यही डिसाइड किया कि इसी में ही दोनों की बेहतरी है, जिसके चलते जून को एक दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाया गया और जेनिफ़र को उससे 30 माइल दूर एक दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। अब पेरेंट्स ने तो इन दोनों को अलग किया था इनकी ही बेहतरी के लिए, मगर जो भी उन लोगों ने सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। इन लड़कियों की हालत और बिगड़ती गई। बात करना तो छोड़िए, इन दोनों ने खाना पीना भी छोड़ दिया, एक जगह से मूव करना छोड़ दिया। उनकी मेंटल स्टेट दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी और फाइनली हार मानकर पेरेंट्स को दोबारा से इन दोनों को एक साथ करना पड़ा। उसके बाद इसी तरीके से इन लड़कियों ने अपनी स्कूलिंग जैसे तैसे करके पूरी की। उसके बाद ये अपने घर में चली गई रहने अपने फैमिली के साथ, मगर वहाँ पर भी वो पूरे दिन अपने बेडरूम में ही बंद रहती थी। अब उस टाइम के हिसाब से जो भी नॉर्मल लड़कियाँ बाकी करती थी वो ये सब करती थी, लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले, जैसे कि रिकॉर्डिंग्स करना एक दूसरे की, और राइटिंग इनको काफ़ी पसंद थी। दोनों लड़कियों को लिखना काफ़ी पसंद था। ये एक दूसरे के लिए स्क्रिप्ट्स या प्लेज़ लिखती थी और उसके बाद उनको इनैक्ट करके दिखाती थी एक दूसरे को, मगर सब कुछ एक बंद कमरे के पीछे। वो पूरा टाइम ही अपने कमरे में बंद रहती थी, इवन खाना खाने के लिए भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। एंड जिस एज में थी उस एज में बच्चों को टीवी देखना काफ़ी पसंद होता है, एंड उनको भी पसंद था और उनको कभी अपना फेवरेट टीवी शो देखना होता था। एंड क्योंकि टीवी बाहर हॉल में रखा था, सो वो अपनी फैमिली के लिए एक नोट लिखती थी दोनों लड़कियां कि हमको इस टाइम पर ये वाला शो देखना है, सो प्लीज़ आप हॉलवे का डोर खोल के रखिए ताकि हम हॉलवे में बैठ जाएं अलग से, एंड हम दूर से ही टीवी देख लेंगे और कोई भी वहाँ पर मौजूद ना हो, बिकॉज़ वो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहना चाहते थे, वो बस एक दूसरे के साथ रहना चाहती थी। सो उनकी फैमिली ऐसा ही करती थी, वो हॉलवे का डोर खोल देते थे, टीवी उनकी तरफ करते थे और वो दूर से ही बैठकर टीवी में अपना फेवरेट शो देखती थी। और उस टाइम पर भी अगर कोई उनके आसपास से गुज़र जाता था बाय चांस, सो वो जल्दी से वहाँ से उठ के और भाग के अपने रूम में चली जाती थी। तो उनको लोगों से इतना डर लगता था, इवन अपनी फैमिली से भी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों लड़कियों को लिखना काफ़ी पसंद था, तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। वो नॉवेल्स लिखती थी, डायरीज़ लिखती थी। फिर 1979 में क्रिसमस में उनकी मदर ने उनको एक रेड वेलवेट डायरी गिफ्ट की, और इस डायरी में ये लड़कियां काफ़ी डिटेल में अपनी डेली लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ की एक एक डिटेल के बारे में लिखने लग गई। इन दोनों लड़कियों ने कुछ पैसे भी सेव करे थे ताकि वो ऑनलाइन एक कोई राइटिंग क्लास ले सके।
और इन दोनों ने एक सेम पर्सन की तरह ही इनरोल किया था उस क्लास में, ताकि उनके पैसे भी कम लगे और वो जल्दी से जल्दी अच्छे नॉवेल्स और डायरीज़ लिखना सीख सकें। और मोस्टली जो ये दोनों लड़कियां नॉवेल्स लिखती थी उनका मेन कंटेंट क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर और सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड होता था। एंड दे रियली वांटेड कि उनके नॉवेल्स पब्लिश हो। वो पब्लिशर्स के पास जाती थी मगर कोई भी उनकी नॉवेल्स को पब्लिश नहीं करना चाहता था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बुक्स को खुद ही पब्लिश करेंगी एंड उन्होंने ऐसा ही किया, मगर फिर भी उनके नॉवेल्स को ज़्यादा अच्छा फीडबैक नहीं मिला, उनके नॉवेल्स ज़्यादा नहीं बिके, जो बहुत अपसेटिंग था इन दोनों लड़कियों के लिए। सो इस चीज़ का काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा उन दोनों पर और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। अब वो 18 साल की हो चुकी थी। अब वो अपने कमरे से बाहर निकलने लग गई थी, लेकिन बट नॉट फॉर द गुड। ये लड़कियां अब ड्रग्स करने लग गई थी, पब्लिक में एक दूसरे के साथ एक अलग ही लेवल की फ़ाइट्स करने लग गई थी, ताकि इस लेवल की कि उसको क्राइम में गिना जाने लगा एंड पुलिस वहाँ पर पहुँचने लगी। एंड ये बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशंस भी अलग अलग लड़कों के साथ बनाने लग गई। ये दोनों लोगों के घरों की खिड़कियाँ तोड़ने लग गई थी। ये दोनों चोरी भी करने लग गई थी और जनरल स्टोर से ये काफ़ी चीज़ें चोरी किया करती थी। ऐसे ही वो एक दिन किसी कॉलेज में घुस जाती है, विंडो तोड़ती है और वहाँ पर चोरी करने की कोशिश करती है, मगर वहाँ का गार्ड इन्हें देख लेता है एंड उस गार्ड को वहाँ से भगाने के लिए ये दोनों कोशिश करती है और उसे डराती है कि हम इस जगह में आग लगा देंगे, और वहाँ पे आग लगाने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद वो गार्ड वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इन दोनों को एक रिमांड सेंटर में 7 महीने तक के लिए भेज दिया जाता है और इस रिमांड सेंटर में ये दोनों जहां एक पॉइंट पे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी, यहां पर इन दोनों ने एक दूसरे से नफ़रत करनी शुरू कर दी थी। ये दोनों लड़कियां अभी भी डायरी लिखती थी, इनको डायरी लिखना काफ़ी पसंद था और उसमें वो लिखा करती थी कि कैसे वो एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करती है, नफ़रत करती हैं और वो कैसे अपनी दूसरी सिस्टर को जान से मार देना चाहती हैं। सो दोनों ही एक दूसरे के बारे में ये सब वहाँ पर लिख रही थी। वो दोनों एक दूसरे को मारना भी चाहती थी और वो एक दूसरे से डर भी रही थी, क्योंकि उन दोनों को पता था कि मेरी दूसरी सिस्टर मुझे मारना चाहती है और मैं भी उसको मारना चाहती हूँ। फिर 1982 में इन दोनों लड़कियों पर कम से कम 16 काउंट्स ऑफ चार्जेस लगे, जो भी इन्होंने चोरी चकारी आज तक की थी उसके चलते। जांच के बाद पता लगा कि इन दोनों लड़कियों को साइकोपैथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, साथ ही इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो थे ही। जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि इन दोनों लड़कियों को एक ब्रॉडमोर हॉस्पिटल नाम करके एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर भेज दिया जाए। यहाँ पर मैक्सिमम सिक्योरिटी थी और ये एक टाइप का मेंटल इंस्टीट्यूशन था और ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए था जो मेंटली स्टेबल नहीं हैं और जिन लोगों ने कुछ क्राइम्स भी किए हुए हैं। और इस टाइम पर जब इनको यहाँ पर भेजा गया तो वो कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए नहीं था, बट इट वाज़ फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हमेशा के लिए इनको इसी हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। यहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि ये दोनों लड़कियाँ काफ़ी हद तक डेंजरस और डिस्टर्ब्ड थी। उनकी मेंटल स्टेट काफ़ी ख़राब थी। किसी किसी दिन तो एक लड़की अपने आप को बिल्कुल भूखा रखती थी और दूसरी बहन दिन भर खाती रहती थी और फिर अगले दिन वो स्वॉप करती थी, मतलब दूसरी लड़की दिन भर अपने आप को भूखा रखती थी एंड उसकी जो दूसरी सिस्टर है वो पूरा दिन खाती थी। सो दिस वाज लाइक क्लियर कि इन दोनों को काफ़ी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स थी। नर्सेस देखती थी कि सुबह ये लड़कियां बिल्कुल एक जगह पर बैठी होती थी, दोनों अलग अलग बैठी होती थी एंड रात हो जाती थी और नर्सेस देखती थी कि वो उसी एग्जैक्ट पोजीशन पर बैठी हुई हैं, बिना वहाँ से हिले, बिना हाथ पैरों की कोई मूवमेंट किए बिना, जो कि इफ़ यू कैन इमेजिन तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी साउंड करेगा आप लोगों को भी। जिस टाइम पर ये दोनों उस हॉस्पिटल में थी, वहाँ पर एक बार जून ने एक नर्स पर अटैक करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ जेनिफर ने सुसाइड करने की कोशिश की। जेनिफर की हालत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उसको एक टाइप की इंजेक्शन दिया जाता था जिससे उसका थोड़ा साइकोपैथ जो उसके अंदर बिहेवियर था वो कम हो सके। और इस ड्रग से हुआ क्या कि उसकी विज़न ब्लर हो गई, उसको साफ साफ दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से उसका लिखना पढ़ना भी छूट गया, जो कि उसको काफ़ी पसंद था।
इसके ऊपर बुरी बात ये थी कि जब भी ये दोनों लड़कियों को साथ में रखा जाता था तो वो चिल्लाती थी एक दूसरे पर, एक दूसरे से लड़ती थी, स्क्रैच करती थी। ये लड़कियां इस हॉस्पिटल में लगभग 11 साल तक रही। इसके बाद अथॉरिटीज़ ने इन दोनों लड़कियों को वहीं पर ही पास के एक दूसरे हॉस्पिटल में, जो कि जिसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। एंड इन दोनों को वहाँ पर शिफ्ट करने का डिसीजन आ चुका था। बट वहाँ पर शिफ्ट होने से पहले जिस जर्नलिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जिसने इन दोनों के स्कूल के मेडिकल एग्ज़ामिनर का इंटरव्यू लिया था, वो अभी तक इन लड़कियों के साथ थी। एंड वो टाइम टू टाइम इन दोनों का इंटरव्यू लेती रहती थी बिकॉज शी वॉज़ इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ्स। सो इस पॉइंट पे भी वो जर्नलिस्ट इन दोनों का इंटरव्यू लेती है एंड स्पेशली जेनिफ़र से वो पूछती है कि हाउ डू यू फील, अब तुम इस हॉस्पिटल को छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में 11 साल बाद जा रही हो। सो जेनिफ़र उसको रिप्लाई करती है कि अब मैं मर जाऊंगी। तो वो जर्नलिस्ट जेनिफ़र से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। सो जेनिफ़र बोलती है क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि जब भी हम इस हॉस्पिटल को छोड़ेंगे सो जेनिफ़र की डेथ हो जाएगी, आई विल डाई। जेनिफ़र ने जर्नलिस्ट को बताया कि इतने सालों में उन दोनों को समझ आ गया है कि उनमें से कोई एक ही नॉर्मली और खुशहाली से ये ज़िंदगी जी सकता है। जब तक वो दोनों ज़िंदा रहेंगी तब तक वो नॉर्मली नहीं रह सकती और उनमें से किसी एक को मरना पड़ेगा। जैसे ही उनमें से कोई एक मरेगा सो दूसरी लड़की की लाइफ अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगी दूसरे लोगों की तरह। अब समय आ गया था मार्च 1993 का। दोनों लड़कियां 31 साल की हो गई थी और इनको फाइनली पास ही के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। मगर उस हॉस्पिटल में जाते ही ये पाया गया कि जेनिफ़र बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, वो मूव नहीं कर रही, जिसके चलते उसको फटाफट पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। अब ऑफ कोर्स जेनिफ़र ने जैसी पास्ट में बातें की थी उसके हिसाब से सबको लगा कि जेनिफ़र ने ज़रूर अपने साथ कुछ किया है, कुछ खाया है, कुछ इंजेक्ट किया है, जिसकी जांच की गई। एंड जब जांच की गई तो पता लगा कि उसके हार्ट में एक तरीके की इन्फ्लेमेशन हुई थी जिसके कारण उसकी मौत हुई। किसी भी टाइप का आउटसाइड ड्रग उसकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया गया था। उसने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खाई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो सके। सो रिज़ल्ट यही आया कि ये एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी। एंड यही सबसे क्रीपी बात है। लाइक कोई बोल रहा है कि वी हैव डिसाइडेड कि हम में से एक, स्पेशली जेनिफ़र ये बोल रही थी कि आई वुड डाई जिस दिन मैं इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में मुझे ले जाया जाएगा। एंड उसके बाद नेचुरल तरीके से सेम एग्जैक्ट टाइम पर किसी की डेथ हो जाना, जब वो सोच रही थी कि हाँ उसी टाइम मेरी डेथ होगी, दिस इज़ वेरी क्रीपी एंड इस पर बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद फाइनली जेनिफ़र को दफना दिया गया एंड जहाँ पर जेनिफ़र का टॉम्बस्टोन था वहाँ पर उसकी बहन जून ने एक पोएम लिखी जो ऐसे थी कि वी वंस वर टू, वी टू मेड वन, वी नो मोर टू, थ्रू लाइफ बी वन, रेस्ट इन पीस। एंड जैसा कि इन दोनों बहनों ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। जेनिफ़र की डेथ के बाद जून बाकी लोगों की तरह धीरे धीरे बदलने लग गई, वो नॉर्मल होने लग गई। हाँ उसको ज़रूर टाइम लगा चीज़ों को लर्न करने में धीरे धीरे, बिकॉज़ 31 सालों तक ये दोनों बहनें अपनी खुद की भाषा में एक दूसरे से बात करती थी, इनको एक नॉर्मल भाषा नहीं आती थी। सो जून ने धीरे धीरे वो लैंग्वेज लर्न करनी स्टार्ट की। इसके बाद जिस हॉस्पिटल में इसको शिफ्ट किया गया था वहाँ से 1 साल के बाद जून को रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि वो अभी भी रोज़ अपनी मेडिसिन्स ले रही थी। वो जर्नलिस्ट अभी भी जून के टच में थी। जून ने अपना फ़र्स्ट नेम लेना छोड़ दिया था। उसने लोगों को भी बोला था कि उसे उसके फ़र्स्ट नेम से ना बुलाएं एंड उसके मिडिल नेम से उसे बुलाएं, बिकॉज़ वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज करना चाहती थी। बट स्टिल वो अपनी बहन की मौत को अपने जहन से नहीं निकाल पा रही थी। और उस जर्नलिस्ट के हिसाब से जून को लगभग 5 साल लग गए अपनी बहन की मौत को एक्सेप्ट करने में एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और वो धीरे धीरे लाइफ को समझ रही थी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। एंड इस पूरे केस में कोई भी क्राइम है ऐसा नहीं कह सकते, बट ये एक मिस्ट्री ज़रूर है
और इसको अनसॉल्व मिस्ट्री भी बोल सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप सोचेंगे कि किसी इंसान ने लाइक जेनिफर ने डिसाइड किया था कि वो हॉस्पिटल से शिफ्ट होते ही शी विल डाई, वो यहाँ से जाने के बाद मर जाएगी, एंड वैसा ही हुआ और उसने ये करने की कोशिश भी नहीं की, नेचुरली वो सब हुआ। सो दिस इज़ अ मिस्ट्री, दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग टू मी। और इस केस में जो एक और चीज़ कवर हुई है वो है बुलिंग, रेसिज्म, जो कि बहुत ही जड़ फैला चुका है हमारी सोसाइटी में, और इस टाइम से नहीं, पुराने टाइम से ही। एंड कहीं ना कहीं इन दोनों लड़कियों को भी वो चीज़ सफ़र करनी पड़ी अपनी मेंटल कंडीशन के साथ साथ। और मुझे लगता है कि ये बुलिंग ने और रेसिज्म ने उनकी मेंटल स्टेट को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया एंड और भी ज़्यादा वो समाज से अलग हो गई। सो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए भी मैं ये केस कवर करना चाहती थी, ताकि लोग इस केस से कुछ सीख ले सकें एंड रेसिज्म और बुलिंग से दूर रह सकें और दूसरों को भी दूर रहने की सलाह दे सकें। सो आप लोगों की इस क्रीपी और मिस्टीरियस केस के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।